देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने सुंदर सूरेश्वर जी महाराज की 5वीं पुस्तक विमोचन पर दोहराया 9 सामाजिक व्यक्तिगत संकल्प, राष्ट्र और समाज के लिए किया आह्वान। पीएम मोदी का संदेश, सोमनाथ हजारों साल पुराना पुण्य स्थान, स्वतंत्रता के बाद भी इतिहास और नायकों को बलिदान भूलने नहीं देना चाहिए। पुरी में सुदर्शन पटनायक ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर बनाई भव्य रेत, कला, आस्था और सांस्कृतिक गौरव बनी पर्यटकों का आकर्षण केंद्र। गुजरात में 11 से 12 जनवरी को पीएम मोदी का दौरा, गांधीनगर में महात्मा नगर मेट्रो उद्घाटन और जर्मन प्रतिनिधिमंडल से बैठक। पटना में 26 जनवरी को तैयारियों का डीएम ने किया विस्तृत निरीक्षण, सुरक्षा मंच और यातायात व्यवस्थाओं पर दिए सख्त निर्देश। श्रीमद विजय रत्न सुंदरी सूरश्वर जी महाराज की 5वीं पुस्तक के विमोचन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश दिया। संदेश में उन्होंने कहा कि यह अवसर उन्हें नवकार महामंत्र दिवस पर दिए गए 9 आग्रहों और संकल्पों को दोहराने का मौका देता है। उन्होंने लोगों से पानी बचाने, एक पेड़ मां के नाम लगाने और स्वच्छता अभियान में भाग लेने, वोकल फॉर लोकल को अपनाने के देश दर्शन करने, नेचुरल फार्मिंग को अपनाने, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने और योग और खेल को जीवन में शामिल करने तथा गरीबों की मदद करने का संकल्प लेने की अपील की है। पीएम मोदी ने इन संकल्पों को सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में लागू करने पर जोर देते हुए इसे राष्ट्र और समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। हमारे जैन दर्शन का सूत्र है परस्पर उपग्रहो जीवानाम, यानी हर जीवन दूसरे जीवन से जुड़ा है। जब हम इस सूत्र को समझते हैं तो हमारी दृष्टि व्यष्टि से हटकर समष्टि से जुड़ जाती है। हम व्यक्तिगत आकांक्षा से ऊपर उठकर समाज, राष्ट्र और मानवता के लक्ष्यों की ओर सोचने लगते हैं। इसी भावना के साथ मैं आपके बीच, आप सबको याद होगा, नवकार महामंत्र दिवस पर भी आया था। उस आयोजन में चारों फिरके एक साथ जुटे थे। उस ऐतिहासिक अवसर पर मैंने 9 आग्रह किए थे, 9 संकल्पों की बात की थी। आज का ये अवसर उन्हें फिर से दोहराने का भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर किसी देश के पास 100 साल पुरानी विरासत होती है तो वह उसे अपनी पहचान बनाकर दुनिया के सामने पेश करता है। वही भारत के पास सोमनाथ जैसे हजारों साल पुराने पुण्य स्थान हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद कुछ लोगों ने इन स्थलों से पल्ला झाड़ने और उनके ऐतिहासिक महत्व को भुलाने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने बताया कि सोमनाथ की रक्षा के लिए देश ने कई बलिदान दिए हैं और मंदिरों से जुड़े अनेक नायकों का इतिहास अमूल्य है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश इसे कभी पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया और कुछ राजनेताओं तथा इतिहासकारों ने आक्रमण करके इतिहास को व्हाइट वॉश कराने का प्रयास भी किया। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इसके संरक्षण और सम्मान की आवश्यकता पर प्रकाश डालना चाहिए। देखते हैं, अगर कहीं किसी देश के पास कुछ 100 साल पुरानी विरासत होती है, वो देश उसे अपनी पहचान बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। वहीं भारत के पास सोमनाथ जैसे हजारों साल पुराने पुण्य स्थान है। ये स्थान हमारे सामर्थ्य, प्रतिरोध और परंपरा के पर्याय रहे। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उस इतिहास को भुलाने के कुत्सित प्रयास हुए। हम जानते हैं, सोमनाथ की रक्षा के लिए देश ने कैसे कैसे बलिदान दिए थे। रावल कन्नड़े जैसे शासकों के प्रयास, वीर हमीर जी गोहिल का पराक्रम, बेगड़ा भील का शौर्य
ऐसे कितने ही नायकों का इतिहास सोमनाथ मंदिर से जुड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य से इन्हें कभी उतना महत्व नहीं दिया गया। बल्कि आक्रमण के इतिहास को भी कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं द्वारा व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई। मजहबी उन्माद की मानसिकता को केवल साधारण लूट बताकर ढंकने के लिए किताबें लिखी गई। सोमनाथ मंदिर एक बार नहीं, बार बार तोड़ा गया। अगर सोमनाथ पर आक्रमण केवल आर्थिक लूट के लिए हुए होते तो 1000 साल पूर्व पहली बड़ी लूट के बाद रुक गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमनाथ के पवित्र विग्रह को तोड़ा गया। गुजरात में एसपी रवि तेजा ने बताया कि 11 और 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर का दौरा करेंगे। आज प्रधानमंत्री महात्मा नगर मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे, जहां 7 से 8 हजार लोगों के एकत्रित होने की संभावना है और सुरक्षा के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। इसके अगले दिन 12 जनवरी को प्रधानमंत्री महात्मा मंदिर में जर्मन प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करेंगे। एसपी ने कहा कि दोनों कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहेगा। प्रधानमंत्री जी मोदी जी गांधीनगर आने वाले हैं। गांधीनगर में 11 तारीख को भी प्रोग्राम से और 12 तारीख को भी प्रोग्राम से। 11 तारीख को महात्मा मंदिर मेट्रो स्टेशन की इनॉग्रेशन है। वहाँ पे लगभग 7-8 हजार लोग इकट्ठा होने का संभावना है, उसका पूरा तैयारी कर रखे हैं। और 12 तारीख को महात्मा मंदिर में जर्मन डेलीगेशन के साथ मीटिंग्स है। उसके बाद पीएम सर वापस चले जाएंगे। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की आत्मा का प्रतीक बताते हुए कहा कि सोमनाथ कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि वह चुनौती है जो भारतीय सभ्यता ने आक्रमणकारियों को दी है। उन्होंने कहा कि 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी ने लूट की नीयत से सोमनाथ आया था और उसे भ्रम था कि आस्था को तोड़कर भारत को तोड़ा जा सकता है, लेकिन आज का दृश्य इसी बात का प्रमाण है कि आक्रमणकारी इतिहास में बिखर गए, जबकि सोमनाथ आज भी अजय और अटूट खड़ा है। पाटन की इस पुण्य भूमि पर रत्नाकर समुद्र की लहरों का यह शोर केवल पानी की आवाज नहीं है, यह इतिहास के सुनहरे पन्नों पे गर्जना है। सोमनाथ यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। सोमनाथ वह चुनौती है जो भारत की आत्मा ने आक्रमणकारियों को दी है। 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी ने लूट के इरादे से आए थे। उसे लगा था अगर आस्था टूटेगी तो भारत टूट जाएगा, लेकिन आज यह दृश्य गवाह है कि गजनवी बिखर गया, सोमनाथ आज भी अजय है, अटूट है। कल्याण डोंबिवली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की नेता शालिनी ठाकरे ने घर घर जाकर जोरदार चुनावी प्रचार करते हुए कहा कि ठाकरे भाइयों के एक साथ आने से जनता में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और इसका असर 16 तारीख को आने वाले चुनावी नतीजों में साफ दिखाई देगा। मनसे और उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि निर्विरोध चुनाव लोकतंत्र के लिए घातक है और मतदाताओं से अपने मताधिकार का अवश्य उपयोग करने की अपील की है। महायुति पर हमला बोलते हुए शालिनी ठाकरे ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी गठबंधन में भ्रम और आपसी विरोधाभास खुलकर सामने आ रहे हैं। साथ ही महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने गंभीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने पर नाराजगी जताई और कहा कि ठाकरे भाइयों की एकजुटता से पूरे महाराष्ट्र में सकारात्मक माहौल बना है तथा जनता में बदलाव की लहर स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। आज इधर कल्याण पूर्व में पैनल 12 के प्रचार में मैं आई हूँ और इधर वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत उत्साह है। यहाँ पे जो मनसे के और शिवसेना के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी है सब इकट्ठे बहुत अच्छी तरह से मिलजुल कर काम कर रहे हैं और उसकी वजह से मुझे लगता है जो लोगों में एक उत्साह दिख रहा है उसमें ये सीट निकल जाएगी। देखिए यहाँ पे पूरा अगर आप जो इलेक्शन देखेंगे
उसमें जिस तरह का एक तो पैसे का जिस तरह से उपयोग किया जा रहा है, ईवीएम और वोट चोरी का तो हमने मुद्दा पहले ही उठाया था। इस बार हमने ये देखा है कि वो बिन विरोध जो हम उम्मीदवार जीत के आ रहे हैं, वो भी एक नया जो इन्होंने किया है, और उसके वजह से सब जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर सत्ताधारी पक्ष के तरफ से आ रहा है। लेकिन बहुत अभिमान से बोलूंगी कि यहाँ पे हमारे एक तो उम्मीदवार जो हैं उबाटा के और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के, वो बहुत अच्छी तरह से लड़ रहे हैं। हमारे जो उम्मीदवार हैं इनकी तरह जो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ पे उन्होंने जो बलात्कारी हैं उनको भी टिकट दी है, जो जिनके पास इतना क्राइम रिकॉर्ड है उनको भी टिकट दी है। यहाँ पे बहुत अच्छे उम्मीदवार हमारे दोनों भाई जो इकट्ठे आए हैं उनकी तरफ से आए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कितना भी पैसा या कोई भी दर्पण आए, लेकिन जो लोग देख रहे हैं और लोग उसी तरह से यहाँ पे विजयी उम्मीदवार हमारे मुझे दिख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग को लेकर जनता दल यूनाइटेड के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में उन्होंने जो कार्य किए हैं वैसा काम किसी अन्य मुख्यमंत्री ने नहीं किया। देवेंद्र चंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को पिछड़ेपन से बाहर निकालने का काम किया है और सुशासन, विकास तथा सामाजिक न्याय की नई मिसाल भी कायम की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता दल यूनाइटेड और बिहार की जनता भी चाहती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। माननीय नीतीश कुमार को क्यों नहीं मिलना चाहिए भारत रत्न? 20 साल बिहार जैसे पिछड़े राज्य को पिछड़ापन से लाकर विकास का विकसित राज्यों के दर्जे पर खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार ने क्यों नहीं मिलना चाहिए? हम भी उस मांग का सपोर्ट करते हैं। आगामी 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर आज पटना के गांधी मैदान में डीएम पटना ने निरीक्षण किया और सभी तैयारियों का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि कार्यक्रम सुचारू और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। डीएम ने सुरक्षा मंच व्यवस्थापन, यातायात नियंत्रण और अन्य सभी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए हैं। आकर्षक झांकियों का भी प्रदर्शन रहेगा, परेड भी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग कराया जाएगा और बहुत ही अच्छे ढंग से एक पूरे बिहार के जनता को एक रिपब्लिक डे फंक्शन हम यहाँ पटना गांधी मैदान में देखने को मिला। कितने परेड सर हिस्सा लेंगे, कितने झांकियाँ? अभी संख्या हम लोग फाइनल कर रहे हैं, फाइनल करके आपको बताएंगे। क्या पता बनेगा? वाटर ग्रुप बनाए जाएंगे पटना? हम जो आवश्यक तैयारी है उसको हम लोग कितने दर्शक दिन हम बैठने की तैयारी की जाएगी? चारों तरफ जो हर साल हम लोग व्यवस्था करते हैं उस प्रकार चारों तरफ रहेगा और पर्याप्त सीसीटीवी, वीडियोग्राफी, सिक्योरिटी के आवश्यक सभी कदम उठाए जाएंगे और जो भी जन सुविधाएं के मुद्दे हैं जैसे शौचालय, पेयजल और आवागमन की सुविधा, पार्किंग। पूरी ओडिशा में प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर पूरी समुद्र तट पर भव्य रेत कलाकृति बनाई। इस अद्भुत रचना के माध्यम से उन्होंने स्वाभिमान, आस्था और सांस्कृतिक गौरव का संदेश लोगों तक पहुंचाया है। उनकी यह कलाकृति पर्यटकों और श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही और पर्व की गरिमा को और भी बढ़ा दिया है। उल्लासनगर महानगर पालिका चुनाव से पहले कैंप नंबर 5 के पैनल नंबर 17 अंतर्गत भाटिया हॉस्पिटल परिसर से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ड्रेनेज गटर की सफाई को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते बड़े राजनीतिक टकराव में बदलता नजर आ रहा है। इस दौरान पैनल 17 से चुनाव लड़ रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के उम्मीदवारों के समर्थक आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गुंडागर्दी व दादागिरी, गाली गलौज जैसे आरोप भी लगाए हैं। कल 10 जनवरी को ये किस्सा हुआ था। हम दो उम्मीदवार और हमारे साथ हमारे भाई साहब शंकर जी खड़े थे। हम लोग एक नॉर्मल मुद्दे पर बात कर रहे थे। था एक गटर का मुद्दा, एक चेंबर का मुद्दा था, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। सामने वाले जो पूर्व नगर सेवक जो पूरी तरह से गुंडाराज चला रहे,
वो और उनके कुछ कार्यकर्ता जो कैरियर्स हैं गुंडागर्दी के, वो आए थे। उन लोगों ने हमारे अंक पर चढ़ाई करने की और हमारे भाई साहब को, शंकर भाई साहब को धमकी भी दी गई हमारे सामने ही। कल मेरे 2 महिला कैंडिडेट्स के ऊपर बहुत अभद्र व्यवहार किया गया। एक कुमार नाम का इनका जो गुंडा बोलूं या कलेक्शन एजेंट पाल के रखा है, उसने बहुत बुरे तरीके से महिला कैंडिडेट के साथ व्यवहार किया। उस बीच में हमारे शंकर दावानी जी वहां पर बीच में आए और उनका बचाव करने की कोशिश की, तो उनको भी जो पूर्व नगर सेवक को बुला के उनके ऊपर मारने के सिचुएशन में आ गए थे, मगर कुछ लोगों ने बीच में मध्यस्थता करके उनको बचा लिया। मगर ये सब बातें होती रहेंगी, कोई जरूरत नहीं ऐसी तुच्छे लोगों की तुच्छी बातों पर हम लोग बहुत ज़्यादा गौर करें। हम लोग विकास के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। पटना पहुंचने पर अभिनेता और सांसद खेसारी लाल यादव ने अपने चुनावी हार पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वे हमेशा अभिनेता ही बना रहना पसंद करेंगे। उन्होंने साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के प्रति सहानुभूति जताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलने की बात का समर्थन किया। वहीं भाजपा में शामिल होने के विकल्प पर उन्होंने कहा कि उन्हें कई ऑफर मिले, लेकिन इस पर किसी को भी पूरी जानकारी नहीं है। देखिए, हार का कारण मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं पता होगा। हार का कारण पूरे बिहार को पता है और ये चुनावी चीज़ है। मुझे लगता है कि मैं ऐसे कलाकार ही सही हूँ और हम लोगों के लिए पॉलिटिक्स सही है नहीं। भाई उनकी पार्टी ने उठाया है, पब्लिक ने नहीं उठाया, तो उनकी अपनी पार्टी है, वो तो उठाएंगे कि उनको ये सम्मान मिले, वो सम्मान। और भगवान करे, मैं भी चाहता हूँ कि भाई हमारे अपने जो हैं नीतीश चाचा हम सबके गार्जियन हैं, हमें गर्व की बात होगी कि अगर उनको भारत रत्न मिलता है तो। और अच्छी महाराष्ट्र के नंदुरबार में शिंदे गुट की शिवसेना के पूर्व विधायक शिरीष चौधरी के घर पर अज्ञात लोगों द्वारा हमले किए जाने की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने देर रात चौधरी के घर पर जमकर पत्थरबाजी की, जिससे घर की खिड़कियों और शीशों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं घर के बाहर खड़ी कार को जलाने की भी कोशिश की गई। जानकारी के अनुसार पूर्व विधायक शिरीष चौधरी के बेटे प्रथमेश चौधरी के नंदुरबार म्युनिसिपल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद दोपहर में किसी बात को लेकर मामूली झगड़ा हुआ था, जिसके बाद रात में यह हिंसक घटना हुई। पत्थरबाजी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए चौधरी के घर के पास भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस देर रात तक सीसीटीवी फुटेज खंगालती रही और इस हमले में 30 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की बात जारी की गई है। रायबरेली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी 2 दिवसीय धरने पर बैठ गए हैं। यह धरना शहर कोतवाली क्षेत्र के डिग्री कॉलेज स्थित शहीद चौक पर जारी है। धरना दे रहे पदाधिकारियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सलोन कोतवाल तथा करहरिया चौक के इंचार्ज को हटाने की मांग किया है। बजरंग दल के जिला संयोजक विनोद कुमार मौर्य ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट से जारी एनबीडब्ल्यू के तहत जब पुलिस उनके घर से उन्हें पकड़ने आई थी, उसी दौरान उनके साथ पहले गाड़ी में मारपीट हुई और बाद में कोतवाली ले जाकर भी मारपीट की गई। धरने में शामिल पदाधिकारी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई किए बिना उनका आंदोलन समाप्त नहीं होगा और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा। जो लोग देखते होंगे कि हम लोग आखिर इतनी ठंड में धरना प्रदर्शन के लिए क्यों बाध्य हुए हैं। एक हमारे जिला संयोजक विनोद मौर्य जी का एक एनबीडब्ल्यू का मामला था, ठीक है, वो उसमें ये इनके पिताजी की डेथ हो गई थी, वो नहीं पहुंच पाए। उसमें हम कोई हस्तक्षेप हमारे कार्यकर्ताओं ने नहीं किया। जैसे भी रात में उठाया, कोई किसी ने नहीं किया कि ठीक है कानून का मामला है, जैसा होगा देखा जाएगा। हमारी बस केवल एक बात के लिए बात है जिस पर हम लोग अड़े हुए हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट क्यों की गई। इनको घर से निकाला गया गाली गलौज करके और उनकी पत्नी के सामने अभद्रता गाली दी गई। इनकी पत्नी ऊपर थी, उनको भी गाली दिया गया कि तत्काल इनको निकालो, दरवाजा तोड़ देंगे, ये कर देंगे, जैसा इन्होंने बताया। और बोलेनो कोई गाड़ी थी, प्राइवेट गाड़ी थी, उसमें ले जा करके उसमें जो है इनको रख के गाड़ी में इनको मारा गया। उसके बाद जैसा इन्होंने बताया भी कि ले जा करके थाने में इनको ऊपर कंबर डाल के और लाइट ऑफ करके इनको फिर मारा गया। और सुबह कोतवाल ने इनको, सलोन कोतवाल ने इनको धमकी दी कि बड़े हिंदूवादी नेता बनते हो, बड़े गौरक्षक दल के बनते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ के कोतवाल होश में आ जाएं। अभी संगठन की क्षमता नहीं जानते हैं वो, और जो भी सनातन संस्कृति को मानने वाला है, नहीं मानने वाला है, हमारे धर्म को नहीं मानने वाला है, ठीक है, उसका विनाश संभव है। तो मैं ये मांग करता हूँ कि जब तक
यहाँ पे हम लोग 2 दिवसीय धरने में बैठे हैं। आगामी अभी हमारी योजना बनेगी और हमारी ये मांग है। हमने संगठन के ऊपर तक बता दिया है, पूरी अपडेट है और निर्देश पे हम लोग यहाँ पे आज धरने पे बैठे हुए हैं कि जब तक सलोन कोतवाल को वहाँ पे उनको लाइन हाजिर या सस्पेंड नहीं किया जाता है तब तक जो है हम लोग अभी 2 दिन का धरना देते हैं। आगे हमारी योजना बना करके हम काम करेंगे, क्योंकि पहले भी सलोन एक ऐसा सेंसिटिव क्षेत्र रहा है। ये वर्ग विशेष को यानी विधर्मियों को हमेशा बढ़ावा दिए हैं। ये सदर में रहे तब भी इन्होंने विधर्मियों को बढ़ावा दिया। माला पहन करके आगे जुलूस में आगे जाते थे। ये कहो कि टोपी नहीं लगाए, बस इतना ही था इनको। तो वहाँ पे ये जो है इस तरह उनको फलने फूलने का काम, पोषित करने का काम अराजक तत्वों से मिल करके और पूरी गौकसी अच्छी तरीके से वहाँ पे ये चला रहे हैं। रायबरेली के किसी पुलिस अधिकारी से आपकी बात हुई अभी तक? नहीं, हमारी किसी पुलिस अधिकारी से बात नहीं हुई, क्योंकि अगर इनके खिलाफ एलबीडब्ल्यू हुआ, हम लोग कानून की उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हमारा कार्यकर्ता अगर जो है उसका जुर्म अगर है तो ठीक है, हमको कानून भरोसा है, वो करते हैं। लेकिन आप किसी कार्यकर्ता के साथ उसको बेइज्जत करोगे, जिले के बड़े पदाधिकारी को मारपीट करोगे, ये कहाँ का न्याय है? आप किसी भी आप जो है उसको आप मार नहीं सकते हो। अब जूतों से मारा, जैसे मारा जिस तरह, तो हम नहीं, ठंड लग रही है लेकिन एक आक्रोश भी है। ये कल एक एनपीडब्ल्यू था मेरा, उसमें गौकथी में मैं गवाह था। मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया, मैं नहीं आ पाया। इस कारण से मेरा एनपीडब्ल्यू हुआ और एनपीडब्ल्यू में रात 12:30 बजे ये पुलिस, ये क्या नाम है, करहिया चौकीपुरी और सलवन पूरे लोग गए और ये लोग हमारा दरवाज़ा पीटे। दरवाज़ा खोलने के बाद मुझे मारा गया, मेरी पत्नी को गाली दिया गया कि जल्दी उससे बुलाओ नहीं मार दिया जाएगा। उसके बाद हमको घसीटते हुए गाड़ी के अंदर लाया गया और थप्पड़ों में मारा गया। उसके बाद सलोन कोतवाली ले गए। सलोन कोतवाली में मुझे रात में लाइट बंद किया, वो ऊपर में रजाई डाली और कम से कम 4-5 लोग हमको लात और मुक्के से मारे। कोतवाल साहब गाली दे रहे थे। सुबह फिर कोतवाल साहब गाली देते हुए बोले कि क्यों हिंदू ज़्यादा नेता बने हो, ज़्यादा नेता बन रहे हो हिंदू, हर जिहाद गौकथी के मामले में आ जाते हो। मैं प्रशासन से और शासन सरकार से ही मांग करता हूँ कि अगर मेरा हिंदू समाज और मेरा हिंदू संगठन अगर मेरे साथ नहीं रहा तो मैं और पत्नी दोनों को ही डीएम ऑफिस में ले आकर के मैं मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लूँगा, मैं आत्मदाह कर लूँगा। मेरी मांग यही है कि सलोन कोतवाल सस्पेंड हो, करहिया चौकी इंचार्ज सस्पेंड हो, उसके साथ एक सोहेल खान एक दीवान था वो सस्पेंड हो, ये लोग सस्पेंड हो। जितने लोग भी थे मेरे साथ मारपीट करने में, पहले मारे बलेनों में, उसके बाद फिर ले आए। पुलिस की गाड़ी नहीं थी, पुलिस की गाड़ी नहीं थी, कोई प्राइवेट गाड़ी थी, बलेनो गाड़ी थी, उसमें ब्लैक शीशा लगा हुआ था। ये लोग हमको सलवन ले आए, फिर सलवन ले आके फिर रात में हमको मारे। करीब 2:30 से 3 बजे के बाद फिर हमको ये मारे। लात और मुंह को थे, केवल मेरे ऊपर रजाई रखी गई थी, मुझे नहीं पता है कितने लोग थे मारने में। आखिर जो लोग देखते होंगे कि हम लोग आखिर इतनी ठंड में धरना। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।